नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं एक ऐसी हॉरर कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, झेली जाती है। दोस्तों, आज का ये हॉरर पॉडकास्ट किसी कल्पना या अफवाह पर आधारित नहीं है। ये कहानी है एक कार ड्राइवर कमलेश की, और जो आप सुनने वाले हैं वो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे वह आज भी भुला नहीं पाया है, क्योंकि यह कहानी आप तक पहुंचेगी उसकी अपनी जुबानी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं। आपने अब तक चीखों, सायों, हवेलियों और श्मशानों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज की कहानी सुनने के बाद जब आप रात में अकेले होंगे तो सोने से पहले आप अनजाने में 2 बार लाइट की तरफ जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसे अंत तक सुना तो डर सिर्फ आपके कानों तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी सांसों में उतर जाएगा और माहौल आपको धीरे धीरे निगलने लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां सिर्फ दिमाग में नहीं बसेंगी, वो आपकी नींद, आपके सन्नाटे और आपकी परछाइयों तक पहुंचेंगी। सिर्फ कानों तक नहीं जाएंगी, सीधे दिल और दिमाग में उतरेंगी। मेरा नाम कमलेश है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रहता हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता, क्योंकि कुछ यादें सिर्फ याद नहीं रहती, वो नींद में भी पीछा नहीं छोड़ती। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है, बस पिछले साल की है। दिवाली आने में ठीक 4 दिन बाकी थे। घर में शादी थी, मेरी मौसी की बेटी की, और बारात आनी थी अहमदनगर से। मतलब पूरा परिवार जाने वाला था। घर का माहौल उस वक्त बिल्कुल अलग था। हर कोना जैसे जिंदा हो उठा था। रसोई से मिठाइयों की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी। कमरे में कपड़ों के थैले खुले पड़े थे, बच्चे हंसते दौड़ते फिर रहे थे, और बड़े लोग मोबाइल कान से लगाए किसी न किसी को जल्दी आने की हिदायत दे रहे थे। हर तरफ शोर था, लेकिन वो शोर खुशियों का था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन्हीं तैयारियों के बीच एक ऐसा सफर हमारा इंतजार कर रहा है जो हमारी हंसी छीन लेगा और डर को हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, बल्कि सच कहूं तो कुछ ज्यादा ही सामान्य। लेकिन कहते हैं ना, जब हालात जरूरत से ज्यादा ठीक लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी दिन एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। सफर कैसे किया जाए, या तो पूरा परिवार मिलकर बस से जाए या फिर कार से। मम्मी ने बस का नाम सुनते ही साफ मना कर दिया। उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा कि बस में बैठते ही उनका जी घबराने लगता है, सांस भारी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं। इसलिए अगर घर से निकलना है तो कार से ही निकलेंगे। बड़ों के सामने ज्यादा बहस नहीं होती, तो मैंने अपनी दीदी रंजना से कहा कि जीजा से बात कर लें, उनकी 7 सीटर इनोवा है। पहले थोड़ी आनाकानी हुई, नखरे भी हुए, लेकिन आखिरकार दीदी मान गई और जीजा कमलेश ने भी हामी भर दी। उस वक्त हमें क्या पता था कि यही फैसला हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी यादों की शुरुआत बनने वाला है। उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी को हम अपनी सहूलियत समझ रहे हैं, वही गाड़ी हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की वजह बनने वाली है। उस दिन इनोवा में कुल 7 लोग थे। मैं, कमलेश, मम्मी, पापा, दीदी रंजना, जीजा कमलेश और मेरा छोटा भाई पवनेश। और साथ वहां इंसान था मेरा चचेरा भाई कमलेश, जो अक्सर हमारे साथ ही रहा करता था। नाम एक जैसा होने की वजह से हम सब हंस भी रहे थे। माहौल हल्का था, बातें चल रही थीं। कोई गाने की बात कर रहा था तो कोई रास्ते में चाय पीने की योजना बना रहा था। हम हंसते बोलते घर से निकले थे, बिल्कुल बेफिक्र। किसी को जरा भी एहसास नहीं था कि आगे जो रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है वो हमें शादी की खुशियों तक नहीं, बल्कि डर की उस दहलीज तक ले जाने वाला है जहां से वापस लौटना इतना आसान नहीं होता। चूंकि सफर काफी लंबा था, इसलिए तय हुआ कि हम रात लगभग 10 बजे निकलेंगे, ताकि सुबह तक आराम से शादी वाले घर पहुंच जाए और किसी को थकान भी ना हो। रात के ठीक 9:50 बजे सब लोग पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे।
कमलेश जी ने गाड़ी स्टार्ट की और हम अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य और अच्छा लग रहा था। गाड़ी का ऐसी चल रहा था, पीछे मम्मी पापा धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। आगे की सीट पर दीदी और जीजा बैठे थे और मैं पीछे कमलेश के साथ था। किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। कोई गाने सुन रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था और गाड़ी आराम से आगे बढ़ रही थी। करीब 11:40 बजे हम हाईवे पर पहुंच चुके थे। सड़क एकदम साफ और सीधी थी। हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगी थी और हवा में दिवाली आने का एहसास था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सफर सीधा नहीं होता। कुछ रास्तों पर एक साया हमारे साथ साथ चलता है जो दिखाई नहीं देता, और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सड़क पर हम बेफिक्र होकर हंसते हुए जा रहे हैं, वही रास्ता हमें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से न कोई खुशी लौटती है और न ही कोई रोशनी। आधी रात के बाद करीब 12:45 बजे हम एक जगह पहुंचे जिसका नाम था गेगुन गांव। यह इलाका एकदम वीरान था। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते को ढक दिया हो, और बीच में एक सीधी सुनसान पटरी जैसी सड़क थी। उस समय मम्मी पापा गहरी नींद में थे। दीदी और जीजा आपस में बहुत धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। पवनेश लगातार उबासी ले रहा था और जाग रहे थे। तो बस मैं और कमलेश, हम दोनों मोबाइल में गेम खेल रहे थे और मजाक भी कर रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी में एक हल्का सा लेकिन अजीब झटका लगा। कमलेश जी ने तुरंत ब्रेक मारा और बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे टायर के नीचे कुछ आ गया हो, जबकि सड़क पर कोई गड्ढा नहीं दिख रहा। मैंने झट से बाहर झांक कर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछले कई किलोमीटर से दिख रहा था, खाली, चुप और डरावना। मैंने कहा, शायद कोई छोटा जानवर होगा क्योंकि इस इलाके में जंगल बहुत है। कमलेश जी ने भी सिर हिलाया और गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। लेकिन इसके बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बिना किसी वजह के मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई अजनबी हवा बैठी हो। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड और बढ़ गई, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। मेरे रोंगटे अपने आप खड़े होने लगे और दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। जैसे जो अभी टायर के नीचे आया था वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि कुछ और था जो अब हमारे साथ उसी गाड़ी में सफर कर रहा था। मेरे कमलेश ने मुझसे धीरे से कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कुछ सेकंड चुप रहा और फिर हल्की हंसी के साथ बोला कि तुम भी ना डरपोक हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैंने भी हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर जो बेचैनी उठ रही थी वो किसी भी तरह छुप नहीं पा रही थी। उस वक्त रात के करीब 12:45 या शायद 1 बजे होंगे। गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन पूरे माहौल में एक अजीब सा भारीपन भर चुका था। ना कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी, ना दूर दूर तक कोई रोशनी। बस दोनों तरफ खड़े पेड़ों की सरसराहट और टायरों की घरघराहट, जैसे किसी के कदमों की गिनती कर रही हो। तभी मैंने खिड़की से बाहर झांका तो सड़क के किनारे मुझे एक सफेद कुत्ते जैसा कुछ दौड़ता दिखाई दिया। लेकिन उसकी चाल बिल्कुल कुत्ते जैसी नहीं थी, उसमें इंसानों जैसी अजीब सी लय थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैंने घबरा कर कहा, कमलेश भैया जरा ब्रेक मारो। उन्होंने तुरंत ब्रेक मारा। दीदी चौंक गई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, बाहर कुछ अजीब सा दिखा। कमलेश जी ने पूछा, जानवर था क्या? मैंने कहा, शायद। लेकिन उसका रंग पूरा सफेद था और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे जल रही हों। सबने बाहर झांक कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। कमलेश जी ने हंसते हुए कहा कि तुमने नींद में सपना देख लिया होगा, चुपचाप बैठो, अभी रास्ता बहुत बाकी है। मैंने भी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन दिल अंदर ही अंदर चेतावनी दे रहा था कि आज की रात साधारण नहीं है। गाड़ी फिर से चल पड़ी और लगभग 10 मिनट बाद सड़क अचानक संकरी होने लगी। कमलेश जी ने स्पीड कम कर दी। दाएं बाएं पेड़ों की डालियां सड़क के ऊपर इस तरह झुक आई थीं कि पूरा रास्ता किसी हरे सड़े हुए अंधेरे में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी सुरंग में घुस गए हों
जहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बिना किसी झटके और बिना ब्रेक लगे गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई आवाज, बस गाड़ी वहीं जड़ हो गई। कमलेश जी ने घबराकर चाबी घुमाई तो इंजन से सिर्फ घूं घूं की आवाज आई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी पापा नींद से उठ गए और पूछा, क्या हुआ? कमलेश जी बोले, गाड़ी बंद हो गई है। दीदी ने बाहर झांक कर कहा, यहां तो एक भी घर नहीं है, कोई दुकान नहीं, यहां तक कि मोबाइल टॉवर भी नहीं दिख रहे। मैंने मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर साफ लिखा था, नो नेटवर्क। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पवनेश ने डरते हुए धीरे से कहा, भैया अब क्या होगा? मैंने कमलेश जी से कहा, बोनट खोलकर देखिए, शायद कोई वायर लूज हो गया हो। हम दोनों बाहर उतरे तो हवा में ऐसी ठंडक थी जैसे कोई अदृश्य चीज पास आकर सांस छोड़ रही हो। कमलेश जी ने बोनट खोला, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। और तभी मेरी नजर सड़क के किनारे उस जगह पर पड़ी जहां गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। वहां एक औरत खड़ी थी, सिर झुका हुआ, लंबे खुले बाल चेहरे को ढके हुए और बदन पर एकदम सफेद साड़ी। मैंने अपनी आंखें मली, दोबारा देखा और इस बार मेरा खून जम गया, क्योंकि वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल हिली भी नहीं थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, कमलेश भैया जरा उधर देखिए। जैसे ही उन्होंने उस तरफ नजर घुमाई, वही औरत एक झटके के साथ ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। कमलेश जी घबरा कर बोले, ये क्या था? मैंने गले में सूखती लार को निगलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद कोई भटकती आत्मा। और यह सुनते ही हम दोनों डर के मारे गाड़ी के अंदर ऐसे घुसे जैसे बाहर अंधेरे में कोई हाथ हमारी टांग पकड़ लेगा। मम्मी ने भी कांपती आवाज में कहना शुरू कर दिया, बेटा ये इलाका सही नहीं लगता, कुछ मंत्र पढ़ लो। और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा बुदबुदानी शुरू कर दी। उस माहौल में उनकी टूटी सी आवाज, कमलेश जी का बार बार चाबी घुमाना और बाहर पसरा हुआ अजीब सन्नाटा मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात हमें घूर रही हो। करीब 15 मिनट तक गाड़ी बिल्कुल मरी पड़ी रही और हर सेकंड 1 मिनट जैसा लग रहा था। तभी अचानक बिना चाबी घुमाए गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। कमलेश जी हड़बड़ा गए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद चालू हो गई। मैंने दीदी की तरफ देखा तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और कमलेश, जो अब तक मजाक बनाता आ रहा था, अब पूरी तरह चुप हो गया था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर फटी की फटी थीं। उसने बहुत धीमे से कहा, भैया देखो ना, पीछे कोई बैठा है। मेरा दिल जैसे सीने में रुक गया और मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की आखिरी सीट पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इतना साफ कि उसका होना नकारा नहीं जा सकता था। और जैसे ही हम सब की नजर उस पर पड़ी, वह साया एक झटके में गायब हो गया। उसके बाद गाड़ी के अंदर कोई आवाज नहीं आई, कोई सवाल नहीं, कोई चीख नहीं, बस सांसों की आवाज। कमलेश जी ने गाड़ी तेज कर दी और हम सब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हर नजर में एक ही सवाल था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। जो सब पर हंसी और शादी की खुशी से शुरू हुआ था, वह अब डर, सन्नाटे और अदृश्य साइयों में बदल चुका था। हम सब पत्थर की तरह चुप बैठे थे और यकीन मानिए, यह तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद हमें एहसास होने लगा कि गाड़ी चल तो रही है, लेकिन रास्ता बदल नहीं रहा। वही मोड़ बार बार आ रहा था, वही टेढ़े मेढ़े पेड़, वही अंधेरा और हर कुछ मिनट बाद वही मील का पत्थर जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, अहमदनगर 73 किलोमीटर। तब कमलेश भैया की आवाज पहली बार कांपी और उन्होंने कहा, यार ये पत्थर तो 10 मिनट पहले भी आया था। और उसी पल हमें समझ आ गया कि हम किसी रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने की इजाजत शायद किसी को नहीं मिलती। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, कमलेश भैया जरा उधर देखिए। और जैसे ही उन्होंने उस दिशा में नजर घुमाई, वही औरत एक झटके के साथ ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां मौजूद ही ना हो। कमलेश जी के मुंह से घबरा कर निकला, ये क्या था? और मैंने गले में सूखती लार को जबरदस्ती निगलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद कोई भटकती आत्मा।
ये सुनते ही हम दोनों डर के मारे गाड़ी के अंदर ऐसे घुसे जैसे बाहर अंधेरे में कोई अदृश्य हाथ हमारी टांग पकड़ लेगा। मम्मी ने उसी पल कांपती आवाज में कहना शुरू कर दिया, बेटा ये इलाका ठीक नहीं है, कुछ मंत्र पढ़ लो। और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा बुदबुदानी शुरू कर दी। उस भयानक माहौल में उनकी टूटी सी आवाज, कमलेश जी का बार बार चाबी घुमाना और बाहर पसरा हुआ वह अजीब सन्नाटा मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात हमें घूर रही हो। करीब 15 मिनट तक गाड़ी बिल्कुल मरी पड़ी रही और हर सेकंड ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त को किसी ने पकड़कर खींच दिया हो। तभी अचानक बिना चाबी घुमाए गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। कमलेश जी हड़बड़ा गए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद चालू हो गई। मैंने दीदी की तरफ देखा तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और कमलेश, जो अब तक मजाक उड़ाता आ रहा था, अब पूरी तरह खामोश था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर फटी की फटी थीं और उसने बहुत धीमे से कहा, भैया पीछे देखो, कोई बैठा है। मेरा दिल जैसे सीने में जम गया और मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की आखिरी सीट पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इतना मौजूद कि उसका होना नकारा नहीं जा सकता था। और जैसे ही हम सब की नजर उस पर पड़ी, वह साया एक झटके में गायब हो गया। उसके बाद गाड़ी के अंदर कोई आवाज नहीं आई, ना कोई सवाल, ना कोई चीख, बस डरी हुई सांसों की आवाज। कमलेश जी ने गाड़ी तेज कर दी और हम सब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। हर नजर में बस एक ही सवाल था कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है। जो सब पर हंसी और शादी की खुशी से शुरू हुआ था, वह अब डर, सन्नाटे और अदृश्य सायों में बदल चुका था। और यकीन मानिए, यह तो बस शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद हमें एहसास होने लगा कि गाड़ी चल तो रही है लेकिन रास्ता बदल ही नहीं रहा। वही मोड़ बार बार सामने आ रहा था, वही टेढ़े मेढ़े पेड़, वही घना अंधेरा और हर कुछ मिनट बाद वही मील का पत्थर जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था अहमदनगर, 73 किलोमीटर। कमलेश भैया की आवाज पहली बार कांपी और उन्होंने कहा, यार ये पत्थर तो थोड़ी देर पहले भी आया था। मैंने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। उन्होंने घबरा कर स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन फिर वही मोड़, वही पेड़ और फिर से वही मील पत्थर। इस बार सबने साफ देखा। पापा ने घबरा कर कहा, गाड़ी किसी घेरे में फंस गई है। दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे। पवनेश ने मेरी बांह पकड़कर पूछा, भैया अब क्या होगा? और सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था। मैंने बस इतना कहा, गाड़ी रोक दो, आगे जाने से कोई फायदा नहीं। गाड़ी रुकी और हम सब बाहर उतरे तो आसपास का सन्नाटा ऐसा था जैसे आवाज भी डर के मारे जम गई हो। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ हिल नहीं रहे थे, फिर भी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी जैसे कोई हमें चारों तरफ से घेर कर चक्कर लगा रहा हो। तभी कमलेश ने डरते हुए कहा, भैया उधर देखो। थोड़ी दूरी पर एक पुराना टूटा हुआ मील पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ लिखा नहीं था, बस सफेद रंग के धब्बे थे और उस पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक क्रिया या झाड़ फूंक के लिए छोड़ा गया हो। मम्मी ने साफ शब्दों में कहा, यह जगह रुकने की नहीं है, सब गाड़ी में बैठो। और तभी अचानक हमारे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। हमने उससे कांपती आवाज में पूछा, अहमदनगर की ओर सही रास्ता कौन सा है? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सपाट थीं। बिना पलक झपकाए हमें घूरते हुए वह बोला, जिधर जा रहे हो उधर रात में कोई नहीं जाता, वापस लौट जाओ वरना लौटना मुश्किल हो जाएगा। और यह कहते ही वह आदमी ऐसे गायब हो गया जैसे अंधेरे में खुल गया हो। ना पैरों की आवाज, ना कोई हलचल। हम सब कुछ पल के लिए जड़ हो गए। फिर मम्मी की घबराई हुई आवाज आई, पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। मैंने गाड़ी में रखी हनुमान चालीसा की किताब निकाली और कांपती आवाज में जोर से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कमलेश भैया ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी अपने आप नहीं चली, उन्होंने चाबी घुमाई और इंजन चल पड़ा। सड़क अचानक एकदम सीधी लगने लगी जैसे हम किसी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आए हों। कुछ ही मिनटों में मोबाइल में नेटवर्क वापस आ गया। दीदी ने सबसे पहले मां को कॉल किया और रोते हुए कहा, मां हम ठीक हैं, रास्ते में थे, अभी सब सही है।
और उसी पल पापा ने बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए बस इतना कहा, कमलेश, आज अगर हम जिंदा हैं तो इसलिए क्योंकि उस रात किसी ने हमें जाने दिया था। तू जरा देख तो सही, अहमदनगर कितनी दूरी पर है। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल में लोकेशन खोली और जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। अहमदनगर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। 15 किलोमीटर, जबकि हम पिछले 2 घंटे से गाड़ी भगाए जा रहे थे। कमलेश भैया बुदबुदाए, हमने तो कम से कम 80 से 90 किलोमीटर निकाल लिए होंगे। फिर यह क्या था? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी के अंदर का बोझ अचानक हल्का लगने लगा, जैसे कोई भारी चीज चुपचाप उतर गई हो। फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में एक सुई सा सवाल अटका रह गया। क्या वो साया सच में चला गया है या अब भी हमारे साथ बैठा हमें देख रहा है? और उसी पल कमलेश लेश की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो सीट पर सीधा बैठा था, लेकिन उसकी सांसें बेकाबू होकर फटने लगी। मैंने उसका कंधा झकझोर दिया, कमलेश उठ, क्या हुआ? तभी उसकी आंखें खुली और वो आंखें लाल नहीं बल्कि अंगारों जैसी थीं, जैसे किसी ने उनमें आग जला दी हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन जो आवाज निकल रही थी वो किसी इंसानी भाषा जैसी नहीं थी। वो कोई मंत्र नहीं था, कोई दुआ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया की चीज उसके गले से रेंगती हुई बाहर आ रही हो। मम्मी घबराकर चिल्लाई, ये क्या बोल रहा है? कमलेश भैया ने झट से गाड़ी रोक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कमलेश लेश की आवाज अचानक बदल गई और अब वो औरत की तरह बोल रहा था, भारी, टूटी हुई, जैसे कब्र के अंदर से आती हो। तुम लोग मेरी जगह से निकले क्यों नहीं? क्यों रुके वहां? अब कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही मम्मी चीख पड़ी, इस पर साया चढ़ गया है, राम नाम लो सब। मैंने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और बाकी सब भी जैसे तैसे मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ मिनटों बाद कमलेश लेश का शरीर झटकों से कांपता हुआ अचानक शांत हो गया। उसने आंखें खोली और मासूमियत से पूछा, भैया मुझे क्या हुआ? उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही लाल थीं, जैसे अंदर कोई अब भी जाग रहा हो। वो फिर से बोलने लगा, बिना शब्दों के, बिना मतलब के, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके भीतर सांस ले रही हो। गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि कान बजने लगे और अंदर एक बच्चा बैठा था, जो अब बच्चा नहीं लग रहा था। मम्मी ने उसका माथा छुआ और घबरा गई। यह जल रहा है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। यह बुखार नहीं है मम्मी, बुखार में गर्दन ऐसे नहीं घूमती। तभी कमलेश लेश की गर्दन धीरे धीरे दाहिनी तरफ घूमने लगी। हड्डियों की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। दीदी चीख पड़ी, भैया इसका चेहरा देखो। मैंने देखा और मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा पल पल बदल रहा था। कभी वही मासूम बच्चा, कभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा जिसकी आंखें अंदर धंसी थीं और होंठों पर सड़ी हुई मुस्कान थी। और उसी बदले हुए चेहरे से एक टूटी हुई आवाज निकली, कहां था? बताओ इस रास्ते, अब सब यहीं रुकेंगे। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, वह भारी थी, बासी थी, सड़ी हुई, जैसे बरसों बंद पड़ी किसी कब्र से रेंगती हुई निकली हो। और उसे सुनते ही हम सब डर के मारे पीछे खिसक गए। मम्मी ने बिना एक पल गंवाए डैशबोर्ड से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली, जो वह हर सफर में रखती थी, और कांपते हाथों से उसकी कुछ बूंदें कमलेश लेश पर छिड़क दी। अगले ही पल एक ऐसी चीख गूंज उठी कि कार के शीशे थर थर आ गए, हवा जैसे फट गई हो। कमलेश लेश की गर्दन झटके से सीधी हुई, आंखें पल भर के लिए पूरी तरह सफेद हो गईं और फिर वह ढहकर बेहोश हो गया। कुछ सेकंड तक तो ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें भी रुक गई हों। उस सन्नाटे को पापा की घबराई हुई आवाज ने तोड़ा, जल्दी चलो, अहमदनगर पास ही है, किसी मंदिर में रुकेंगे। कमलेश भैया ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मम्मी उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। दीदी सिसक रही थी और मैं खिड़की से बाहर ताक रहा था, इस डर से कि कहीं वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से अंधेरे से न उभर आए। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा गांव आया, बेलवाड़ी, और जैसे ही गाड़ी धीमी हुई सड़क किनारे एक बाबा खड़े दिखे। हाथ में चिमटा, माथे पर भस्म का तिलक और आंखें ऐसी कि जैसे हमें पहले से जानते हों। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, इधर ले आओ, मैं जानता हूं क्या उतरा है इस पर।
और हैरानी की बात यह थी कि कमलेश भैया ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी रोक दी। बाबा बोले, इसको नीचे उतारो और सब दूर हो जाओ। हमने डरते डरते कमलेश लेश को उतारा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। बाबा ने गाड़ी के सामने गोबर से गोल घेरा बनाया और उसके बीच उसे लिटा दिया। फिर मंत्र बोलने लगे, तेज, भारी और एक अजीब लय में, और हर शब्द के साथ हवा और भारी होती चली गई। चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा, जबकि घड़ी में सिर्फ 8:30 बज रहे थे। मंत्रों के बीच बाबा ने आंखें खोली और बोले, यह आत्मा पुरानी है, बहुत पुरानी, यही कहीं की है, कुछ अधूरा छोड़ गई थी। अब यह इसी रास्ते पर आने वालों को पकड़ती है, जो बिना सोचे वहां रुकते हैं। मैंने डरते हुए पूछा, बाबा हमने क्या किया? उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरी रूह पड़ रहे हों और बोले, तुम उस टूटे मील पत्थर के पास रुके थे ना, जिस पर सफेद धब्बे और लाल कपड़ा था? वही उसका निशान है। जो उसे देख लेता है, जिसे वह पहचान लेती है, फिर वह पीछा छोड़ती नहीं। और तभी कमलेश लेश के शरीर में एक झटका आया। इतना कहकर बाबा ने कमलेश पर गंगा जल उड़ेला और एक नींबू उसके सिर से 7 बार घुमाया। जैसे ही 7वीं बार नींबू घूमा, कमलेश लेश का शरीर झटके से ऊपर उछला और उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली, मां, मां बचाओ। वो आवाज इतनी असली थी कि मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी, और अगले ही पल उसका शरीर टीला पड़ गया, आंखें बंद और सांसें सामान्य। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता संभल कर तय करना। वो अभी पीछा कर सकती है, क्योंकि अब उसे एक चेहरा मिल चुका है। हमने घबरा कर पूछा, किसका चेहरा? बाबा ने बिना पलक झपकाए कहा, कमलेश का। और उसी पल मेरे भीतर कुछ ठंडा सा उतर गया। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। बाबा के कहने पर हम पास के ही मंदिर में रात रुके। कमलेश बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से मासूमियत गायब थी। वो घंटों बिना पलक झपकाए एक ही जगह देखता रहता, और जब मैं उसके पास बैठा तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। फिर बहुत धीमे बोला, अब तेरा नंबर है, और मुंह फेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब पहले से ही डरे हुए थे। रात को मंदिर के कमरे में मैं सबसे कोने में लेटा था। नींद बार बार टूटती और हर बार वही सपना, सफेद साड़ी वाली औरत दूर खड़ी मुस्कुराती हुई। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक गुड़िया जैसा शरीर जो पेड़ से लटका हुआ था। सुबह उठते ही मैंने पुजारी से पूछा कि क्या यहां आसपास कोई ऐसी जगह है? वो पहले चुप रहे, फिर बोले, यहां से 2 किलोमीटर दूर पिपराही टोला है। वहां के पेड़ों को लोग छूते नहीं, कुछ नहीं कहते, लेकिन सब जानते हैं वहां कुछ हुआ था। मेरे दिमाग में वही सपना घूम रहा था। पापा ने तय कर लिया कि अब रुकना नहीं है। गाड़ी चली। अंदर सन्नाटा था, कोई गाना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। हाईवे पर चढ़ते ही मुझे लगने लगा कि गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। मैंने पलट कर देखा, खाली सीट। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो, ठंडी जमी हुई सांस। मैंने शीशे में देखा और एक पल के लिए पीछे वाली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में। मैंने झटके से पलटा, कुछ नहीं था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा सब सुन लेंगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी गाड़ी एक मोड़ पर धीमी हुई। दाईं ओर खेत थे और वहीं एक लड़की खड़ी थी, बाल खुले, शरीर बिल्कुल स्थिर और आंखें सीधे मेरी ओर जमी हुई, जैसे वो मुझे देख नहीं रही थी बल्कि इंतजार कर रही थी। इतनी देर तक हम उस जगह से निकल चुके थे, लेकिन उसकी नजरें अब भी मेरी आंखों में गड़ी हुई महसूस हो रही थी, जैसे दूरी उसके लिए मायने ही नहीं रखती हो। मैंने हिम्मत करके मम्मी से पूछा, मम्मी आपको पीछे कुछ दिखा क्या? उन्होंने बिना घबराए कहा, नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं था। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब वह सिर्फ कमलेश लेश के साथ नहीं थी। अब वह मेरे पीछे थी, मेरे आसपास थी, और शायद धीरे धीरे मेरे अंदर भी उतर रही थी। उस रात हम अगले टाउन के एक छोटे से होटल में रुके। बाहर से साधारण सा, लेकिन अंदर कमरे ठीक थे। पापा ने 2 कमरे लिए,
एक में मैं कमलेश भैया और कमलेश लेश, और दूसरे में मम्मी पापा और दीदी। रात गहरी होते ही नींद गायब हो गई। करवटें बदलते बदलते मैं खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नीचे नदी बह रही थी और उस पार पेड़ों की काली परछाइयां थीं। मैं बस यूं ही देख रहा था कि अचानक पेड़ों के बीच कुछ हिला और फिर वही औरत खड़ी दिखी। इस बार बिल्कुल खिड़की के सामने, चेहरा पीला, आंखें खाली और होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और आवाज आई, अब तू अकेला नहीं है। मेरी चीख निकल गई, कमलेश भैया, भैया उठो। लेकिन जैसे ही भैया हड़बड़ा कर उठे, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, अंधेरा और सन्नाटा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद सपना था। लेकिन मैं जानता था यह सपना नहीं था। अब डर मेरा पीछा नहीं कर रहा था, अब वह मेरे साथ चल रहा था। अगली सुबह हम जल्दी निकल पड़े। पापा ने साफ कहा, आज रुकना नहीं है, सीधे पटना के पास चाचा के गांव पहुंचेंगे। कमलेश लेश शांत था, लेकिन उसकी आंखों में डर जमा हुआ था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहता था। गाड़ी खामोशी में आगे बढ़ती रही और जैसे ही हम बरहत से बाहर निकले, सड़क किनारे एक पुरानी हवेली दिखी। टूटी दीवारें, झुकी छत और खिड़कियां ऐसी जैसे अंदर से कोई झांक रहा हो। मैंने पापा से पूछा, यह जगह क्या है? पापा ने धीमी आवाज में कहा, पुरानी ठाकुर हवेली है। कहते हैं यहां एक औरत ने जान दी थी। और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, वही हूं मैं। उन्होंने बात अधूरी ही छोड़ दी और उसी पल मेरे सिर के अंदर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। आंखों के आगे धुंध छा गई, सांस भारी हो गई और सब कुछ काला पड़ता चला गया। जब होश आया तो खुद को गाड़ी में पाया। सबकी निगाहें मुझ पर जमी थीं। मम्मी घबराई हुई बोली, बेटा ठीक तो है ना? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन सच यह था कि मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद खुल चुका था। मेरी आंखों के सामने अब सड़क नहीं, बल्कि वही पुरानी हवेली थी। मैं वहां मौजूद था। दीवारों के भीतर एक लड़की करीब 20-22 साल की, लाल चुनरी ओढ़े, खुले बालों के साथ हंस रही थी। उसकी हंसी अचानक चीख में बदल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरे में कई परछाइयां हिलीं और वही आवाज, बचाओ, मेरे कानों के भीतर गूंजती रही। मैंने जोर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो दृश्य, वो चीखें, वो डर अब मेरी आंखों में नहीं बल्कि मेरे अंदर बस चुके थे। शाम होते होते हम चाचा के गांव पहुंच गए। उन्होंने प्यार से स्वागत किया। उनका घर गांव से थोड़ा अलग, चारों ओर खेत और खुला आसमान। सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे भीतर कोहराम मचा हुआ था। रात को दम घुटने लगा तो मैं बाहर निकला। घर के पास ही एक पुराना कुआं था और उसके किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कमर झुकी हुई, बाल बिखरे, चेहरा आधा अंधेरे में। मैंने डरते हुए पूछा, अम्मा आप कौन? उसने बिना पलक झपकाए कहा, जिसे तुम देख रहे हो वो अब तक चैन नहीं पा सकी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी सड़ी हुई आवाज में बोली, जिसने हवेली में आत्मा बनकर इंतजार किया, वो अब तुझसे जुड़ चुकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वह हंसी, सूखी हंसी, और बोली, मतलब ये बेटा कि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू उस कहानी का हिस्सा बन चुका है जो अधूरी रह गई थी। वह तुझे दिखा रही है उसका दर्द, उसकी मौत और उसका इंतजार। और उसी पल मुझे कुएं के भीतर से पानी की जगह किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नीचे से मुझे बुला रहा हो। किसका इंतजार? उस आदमी का जिसने उसे धोखा दिया था। वो अब भी जिंदा है और वह चाहती है कि तू उसे ढूंढे। इतना कहते ही उस बूढ़ी औरत की आवाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगी और मैं बिना पीछे देखे अंदर भागा। सांस फूल रही थी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे में घुसते ही कमलेश लेश मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो मेरा इंतजार ही कर रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तूने उसे देख लिया ना? अब वो तुझे सब दिखाएगी, तेरे ही जरिए वो उसे ढूंढेगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? तभी कमलेश भैया उठ चुके थे, सब सुन चुके थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, उसका गांव पटना के पास ही है, चांदपुर घाट।
वहीं हवेली का मालिक ठाकुर शंभूनाथ आज भी जिंदा है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। कहते हैं उसी ने उस लड़की को। उनकी आवाज वहीं टूट गई और बाकी शब्द हवा में लटक गए। लेकिन सच अब साफ था, उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था और अब मैं उस कहानी की आखिरी कड़ी बन चुका था। उसी रात मैंने सपना देखा, फिर वही लड़की लाल चुनरी में, आंखों से खून जैसे आंसू बहते हुए वह रोते रोते चिल्लाई, तू मेरे कातिल को मेरे सामने ला, वरना मैं तेरे अपनों को ले जाऊंगी। मैंने चीख कर नहीं कहा और आंख खुल गई। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन मेरे बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल पास, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब कोई उजाला नहीं बचा था। मुझे समझ आ गया था चांदपुर घाट जाना ही पड़ेगा। नींद अब सुकून नहीं बोझ बन चुकी थी। आंख बंद करते ही वही चेहरा, वही चीखें, वही लाल चुनरी। और तभी कमलेश भैया ने कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब समझदारी से चलना होगा, क्योंकि जो हमारे पीछे है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कहानी खत्म नहीं हो जाती। वहां जो छिपा है वही बताएगा कि तुझसे उसे क्या चाहिए। ये बात जैसे ही कही गई पापा भड़क गए और बोले, ऐसी उल जुलूल बातों में मत पड़ो। लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी ही बता रही थी कि डर अब उनके अंदर भी घर कर चुका है। चाचा ने भारी आवाज में कहा, अगर आत्मा सच में पीछे लगी है तो भागने से नहीं, सामना करने से ही शांति मिलेगी, और यह सामना कमलेश को ही करना होगा। उसी पल तय हो गया कि चांदपुर घाट जाना ही पड़ेगा। दोपहर ढलते ढलते मैं, कमलेश भैया और चाचा जी जीप में निकल पड़े। रास्ता ऐसा सुनसान था जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाती हो। चारों तरफ पेड़ों के झुंड, कहीं कहीं उजड़ी झोपड़ियां और दूर तक पसरी वीरानी। हवा में अजीब सी सड़ांत और सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें डराने लगे। तभी रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर दिखा। दीवारें काली, घंटी जंग खाई हुई। वहां एक बुजुर्ग पुजारी मिले जिनकी आंखें ऐसी थीं जैसे सब कुछ पहले से जानती हों। उन्होंने हमें रोककर पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? जैसे ही मैंने चांदपुर घाट कहा, उनका चेहरा स्याह पड़ गया और वे धीमे बोले, वहां कुछ अधूरा है और जो वहां जाएगा वो कहानी पूरी करेगा, पर कौन बचेगा ये कोई नहीं जानता। कमलेश भैया ने पूछा, क्या आप जानते हैं वहां क्या हुआ था? पुजारी की आवाज और भी भारी हो गई। बोले, बरसों पहले ठाकुर शंभूनाथ ने अपनी हवेली की एक गरीब नौकरानी के साथ प्रेम का नाटक किया। जब वह गर्भवती हुई तो समाज के डर से उसे हवेली में बंद कर दिया और वहीं मार डाला। मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। पुजारी बोले, उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो भी रात में उस रास्ते गया लौट कर नहीं आया, लेकिन अगर तुम जाओगे तो वह तुम्हें सब दिखाएगी। वो हर चीख, हर दर्द जो जी कोई नहीं सुन पाया। इतना कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक लाल धागा थमा दिया और बोले, इसे बांध लो, ये डर के सामने तुम्हें टूटने नहीं देगा। मगर जाते वक्त उनकी आंखों में जो अफसोस था, उसने साफ कह दिया कि अब यह रास्ता सिर्फ चांदपुर घाट का नहीं, बल्कि मौत और सच के बीच का है। हमने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। सूरज डूबते डूबते जैसे ही चांदपुर घाट पहुंचा, सामने बस एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी और उसके पीछे गंगा काली परछाई की तरह बह रही थी। हवेली के दरवाजे पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। झाड़ियां दीवारों को निगल चुकी थीं और सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि कानों में सीटी बजने लगे। लेकिन जैसे ही मैं एक कदम पास गया, दरवाजा बिना छुए अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। चाचा ने फुसफुसाकर कहा, संभल कर। अंदर कदम रखते ही धूल, सड़ी लकड़ी और किसी पुराने खून की गंध नाक में भर गई और ऐसा लगा जैसे हर सांस पर कोई अदृश्य नजर टिकाए बैठा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी सीढ़ियों के नीचे वही लाल चुनरी दिखी, जो हवा में नहीं बल्कि किसी अदृश्य हाथ में लहराती हुई मुझे बुला रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगे। कमलेश भैया ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अकेले मत जा। लेकिन तब तक जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा था। मैं एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर सूखे हुए खून के धब्बे आज भी जिंदा लग रहे थे और बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिल रहा था। तभी मेरे कानों में एक टूटी सी आवाज गूंजी, मैं जिंदा थी, वो आया और मुझे मार दिया। मैंने कांपते हुए पूछा,
तुम कौन हो? और उसी पल दीवार पर जैसे नाखूनों से लिखा उभर आया, मैं सरिता हूं। मैंने निगलते हुए पूछा, सरिता तुम मुझसे क्या चाहती हो? जवाब आया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे उसका चेहरा फिर से देखना है और तुझे दिखाना है कि उस रात क्या हुआ था। और अचानक समय जम गया, हवा रुक गई। मैंने देखा एक जवान ठाकुर नशे में डूबा उस मासूम लड़की को बालों से घसीट रहा था। लड़की रोती गिड़गिड़ाती कह रही थी, मुझे मत मारो ठाकुर साहब, मेरे पेट में आपका बच्चा है। लेकिन अगले ही पल उसने उसे दीवार पर इतनी जोर से पटक दिया कि सिर से खून फूट पड़ा। कमरे में चीख गूंज गई और उसी चीख के साथ मेरी आत्मा तक कांप उठी, क्योंकि अब यह सिर्फ सरिता की कहानी नहीं रही थी। अब यह सच्चाई मेरी आंखों में जलती हुई उतर चुकी थी। चीख के साथ ही सब कुछ जैसे फटकर बिखर गया और अगले ही पल ऐसा सन्नाटा छा गया कि मेरे अपने दिल की धड़कन मुझे डराने लगी। मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, बस करो। और उसी क्षण वो दृश्य, वो खून, वो चीखें सब गायब हो गईं। कमरा घुप अंधेरे में डूबा था और मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, सांसें उखड़ी हुई। बाहर भागा तो देखा चाचा और कमलेश भैया घबराए हुए मुझे ढूंढ ही रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब देख लिया है। उसका नाम सरिता था और वो चाहती है कि ठाकुर शंभूनाथ को सामने लाया जाए, उसे उसकी आंखों में आंख डालकर देखा जाए। कमलेश भैया का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने कहा, ठाकुर अब भी यहीं रहता है, हवेली से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी कोठी में। मैंने बिना सोचे कहा, कल हम वहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। उसी रात हम हवेली के पास ही रुके, लेकिन रात के ठीक 3 बजे मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया, कमलेश। मैं हड़बड़ाकर उठा तो देखा कमरे के कोने में लाल चुनरी लहराई और वहीं ठंडी मौजूदगी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज इस बार और गहरी थी। बोली, ध्यान रखना, वो अब भी ताकतवर है और अगर उसने तुझे पहचान लिया तो वो तुझे भी मार देगा। मेरे गले से बस इतना निकला, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, सिर्फ एक बार उसका सामना, बस एक बार, उसके बाद मैं चैन से सो जाऊंगी। और ये कहते ही वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह की ठंडी हवा में चांदपुर घाट की हवेली और भी ज्यादा वीरान लग रही थी, जैसे रात की सारी परछाइयां अब भी दीवारों से लिपटी हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब मेरे अंदर डर नहीं था, अब वहां गुस्सा था, आग थी। सरिता की आंखों में जो दर्द मैंने देखा था वो मेरी नसों में दौड़ रहा था। और रास्ते में चाचा ने बस इतना कहा, बेटा, अब जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ आत्माएं इंसाफ मांगती हैं और कुछ बदला। तीनों, मैं, कमलेश भैया और चाचा, जीप में बैठकर ठाकुर शंभूनाथ की कोठी की तरफ चले। घाट से करीब 4 किलोमीटर दूर ऊंचे टीले पर बनी वह इकलौती इमारत दूर से ही ऐसी लग रही थी जैसे अपने अंदर सैकड़ों चीखें और राज दफन किए बैठी हो। दीवारों पर पपड़ी जमी थी, दरवाजा काला पड़ चुका था और हवा भी वहां पहुंचते ही भारी हो गई, जैसे हमें पसंद न कर रही हो। रास्ते में कमलेश भैया ने धीमी आवाज में कहा, कमलेश, तेरे पास जो सच्चाई है उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए। अगर तू सीधे बोलेगा कि तू सरिता की आत्मा से मिला है तो ठाकुर तुझे पागल कहकर भगा देगा। मैंने पूछा, फिर क्या करूं? उन्होंने कहा, उससे बात कर ऐसे जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसके जवाबों से सच्चाई खुद बाहर खींच लाना। धीरे धीरे कोठी के अंदर घुसते ही एक बूढ़ा नौकर मिला, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, मोटे चश्मे के पीछे छुपी आंखें। हमने कहा, ठाकुर साहब से मिलना है। उसने हमें ऐसे देखा जैसे हमें पहले से जानता हो, फिर बिना कुछ बोले अंदर ले गया और तभी सामने ठाकुर शंभूनाथ बैठे दिखे। उम्र करीब 75 की होगी, लेकिन चेहरे पर वही पुराना रौब, सफेद धोती, ऊंचा कुर्ता और आवाज इतनी भारी कि कमरे की दीवारें तक थर्रा जाईं। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम रास्ता पूछने आए हैं। आप ही इस इलाके के सबसे पुराने आदमी बताए गए थे। ठाकुर ने मुझे घूरा। उनकी आंखों में एक पल को कुछ ऐसा चमका जिसे मैं पहचान गया, डर, छुपा हुआ लेकिन जिंदा। और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब पूछ। यही वो है। मेरा नाम कमलेश है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। मैं लेखक हूं
और पुराने इलाकों की कहानियों पर रिसर्च कर रहा हूं। चांदपुर घाट की हवेली पर एक किताब लिखनी है। ठाकुर कुछ पल तक चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी जो पल भर के लिए बाहर आई और फिर उन्होंने उसे कठोरता से ढक लिया। अच्छा, क्या जानना चाहते हो? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। मैंने बहुत संभल कर बात आगे बढ़ाई। वो हवेली सालों से वीरान है। लोग कहते हैं वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। कभी कोई नौकरानी रहती थी वहां। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। लोग बकवास करते हैं। हवेली मेरी जायदाद थी। नौकर चाकर आते जाते रहते थे। मैंने आखिरी तीर चलाया। कोई सरिता नाम की लड़की थी क्या? और बस उसी पल ठाकुर की नजर मेरी आंखों में अटक गई, इतनी तेज और ठंडी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम बहुत सवाल कर रहे हो लड़के, उन्होंने दांत भींचते हुए कहा। कमलेश भैया ने बीच में बात संभालने की कोशिश की। दरअसल हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। हमें शक है कि जो आत्मा है वो उसी सरिता की है। यह सुनते ही ठाकुर झटके से खड़े हो गए। बकवास है ये सब, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, निकल जाओ यहां से। चाचा ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। हम चले जाएंगे ठाकुर साहब, मगर सच्चाई से भागना आपके बस की बात नहीं है। बाहर निकलते वक्त मैंने पलट कर देखा। ठाकुर के चेहरे से रौब गायब था। वहां सिर्फ डर था, नंगा और कांपता हुआ। रात को हम फिर चांदपुर घाट की हवेली पहुंचे और जैसे ही अंदर कदम रखा, सरिता की मौजूदगी फिर मेरे चारों ओर फैल गई। हवा भारी हो गई, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। मैंने कहा, मैं ठाकुर से मिला था, वो सच से भाग रहा है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। उसी पल दीवार पर अपने आप शब्द उभर आए, खुरदरे, जैसे नाखूनों से लिखे गए हों। वो मेरे साथ जो हुआ सब जानते हैं, और जिसने देखा उसने मुंह बंद रखा। अब तू बोलेगा, मेरी तरफ से बोलेगा? मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? और तभी फर्श पर अपने आप खून की धारें रेंगने लगी। एक नक्शा बनता चला गया। हवेली से कोठी तक का रास्ता और आखिरी निशान ठाकुर शंभूनाथ के कमरे पर। हवेली का वही कमरा था जिसके नीचे एक छुपा हुआ तहखाना था। सरिता ने मुझे अंदर ही अंदर खींचते हुए बताया था कि उसी अंधेरे के नीचे वो सच दफन है जो उसे इंसाफ दिला सकता है। हम तीनों ने बिना वक्त गंवाए फावड़े उठाए और जमीन खोदनी शुरू की। हर वार के साथ मिट्टी से सड़ी हुई गंध निकलती जा रही थी, जैसे जमीन खुद अपने गुनाह उगल रही हो। घंटों की थकाने वाली मेहनत के बाद अचानक फावड़ा लकड़ी से टकराया और वहां एक पुरानी चरमराती सीढ़ी दिखी। नीचे उतरे तो एक छोटा सा घुटन भरा कमरा था जहां हवा तक मरी हुई लग रही थी। कोने में एक जंग लगी संदूक रखी थी, जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। ढक्कन खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ धुंधली तस्वीरें और एक लाल रुमाल पड़ा था जिस पर कांपते अक्षरों में सरिता लिखा था। डायरी ठाकुर शंभूनाथ की थी और हर पन्ना उसके गुनाहों से भरा हुआ था। तारीखें, नाम, हवेली का जिक्र और सरिता के साथ किए गए धोखे की पूरी कहानी उसके ही हाथों लिखी हुई। ऐसा लगा जैसे सरिता की चीखें उन पन्नों से निकलकर हमें घूर रही हों। मेरे मुंह से बस इतना निकला, यही है उसका इंसाफ। अगली सुबह हम सारे सबूत लेकर सीधे थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने ठाकुर को हिरासत में लिया और उसकी आंखों में वही डर था जो सरिता ने कभी जिया था। उसी रात मैं आखिरी बार हवेली गया तो सरिता की आत्मा फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। उसने कहा, अब मैं जा रही हूं, तूने मेरा इंसाफ पूरा किया। बस डर यही है कि कोई और मेरी तरह न फंसे। इतना कहकर वो हल्की सी मुस्कुराई और लाल चुनरी हवा में लहराती हुई गंगा की धारा में विलीन हो गई। मैं बाहर निकला तो सुबह की पहली किरण आंखों पर पड़ी और पहली बार हवेली डरावनी नहीं लगी। वो अब सिर्फ एक कहानी थी, एक अधूरी आत्मा की जो अब मुकम्मल हो चुकी थी। चांदपुर घाट की हवेली बंद पड़ी रही, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं था। ठाकुर अपने गुनाहों की सजा पा चुका था और सरिता को इंसाफ मिल चुका था, मगर मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दिल्ली लौटकर मैं अपने काम में लग तो गया, लेकिन कुछ कहानियां कागज पर खत्म हो जाती हैं और कुछ इंसान के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रह जाती हैं। आने लगा लिखना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, रात को अकेले बैठकर पुराने नोट्स पढ़ना, लेकिन अब भी कुछ अधूरा सा लगता था।
जैसे कहानी खत्म होकर भी पीछा नहीं छोड़ रही हो। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मेरे कमरे के बाहर से कोई साया गुजरता हुआ महसूस होता। पहले लगा वहम होगा, थकान का असर, लेकिन एक रात मैं सच में चौंक गया जब बिना किसी कॉल के मेरे मोबाइल स्क्रीन से एक भारी, सर्द और बेरहम सी आवाज निकली। कमलेश। ये सरिता की आवाज नहीं थी, इसमें औरत की बेबसी नहीं बल्कि कुछ और ही था। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ भी नहीं मिला, जैसे आवाज कभी थी ही नहीं। उसी रात सपना देखा कि मैं फिर उसी हवेली में हूं, लेकिन इस बार हवेली जली हुई थी। दीवारें राख में बदल चुकी थीं और बीचों बीच एक और लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था मगर आंखें बिल्कुल सरिता जैसी, बस दर्द कहीं ज्यादा गहरा। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, उसने मुझे भी नहीं बख्शा। सुबह नींद खुली तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सिरहाने एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, कोठी नंबर 16, मधुबन रोड, बनारस। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप एक बैग उठाया और बनारस की ट्रेन पकड़ ली। वहां पहुंचकर सीधे मधुबन रोड गया। भीड़ से अलग एक पतली गली में कोठी नंबर 16 खड़ी थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा ताला और सन्नाटा ऐसा कि कान बजने लगे। लगा जैसे बरसों से कोई अंदर नहीं गया, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक बर्फीली लहर शरीर से टकराई। दीवारों पर धूल की मोटी परत थी, मगर बीच वाले कमरे में किसी ने ताजा खून से दीवार पर लिखा था और उसे पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि सरिता की कहानी खत्म हुई थी। लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था और खुद ठाकुर रात रात भर यहीं बैठा रहता था, यह कहते हुए कि नीचे देवी का स्थान है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, ठंडक नसों में दौड़ गई। दरवाजा खुलते ही सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती चली गईं। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। कई आवाजें अलग अलग औरतों की, दर्द, गुस्सा और बेबसी से भरी हुई। विक्रम का हाथ कांप रहा था। उसने कहा, भैया यहीं मेरी बहन की चूड़ियां मिली थीं। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा सा तहखाना था। दीवारों पर नाखूनों के निशान, जंजीरें और फर्श पर सूखी हुई खून की परतें। तभी हवा में एक साथ कई परछाइयां उभरी। रेखा, पूजा, संजना, मीनाक्षी और कई अनजान चेहरे, सबकी आंखें एक ही तरफ देख रही थीं। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। तभी दीवार पर अपने आप शब्द उभरे, सच बाहर लाओ। उसी पल विक्रम चीख पड़ा और फर्श के कोने की ओर इशारा किया। वहां मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी। हमने पूरी रात खुदाई की और जो मिला उसने हमारी आत्मा हिला दी। कई कंकाल, कपड़ों के टुकड़े, टूटी चूड़ियां और एक पुराना रजिस्टर जिस पर ठाकुर अजय सिंह राठौर का नाम था। उसमें तारीखें, नाम और रकम लिखी थी, जैसे इंसानों की नहीं, सामान की गिनती हो। तभी ऊपर से सायरन की आवाज गूंजी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पुलिस को खबर कर दी थी, अब भागने का वक्त नहीं था। आत्माएं हमारे चारों ओर खड़ी थीं, लेकिन इस बार डर नहीं था, उनके चेहरों पर इंतजार था। सुबह होते होते तहखाना पुलिस से भर गया। मीडिया आ गई, पुरानी फाइलें खुलीं और जो हादसे कहलाते थे वो हत्याएं साबित होने लगीं। ठाकुर अजय सिंह राठौर को गिरफ्तार किया गया। उसके रसूख की दीवार पहली बार दरकी। उसी रात जब मैं हवेली के बाहर खड़ा था, हवा में लाल चुनरियां लहराईं। कई थीं और फिर धीरे धीरे गंगा की हवा में खुल गईं। रेखा की आवाज आखिरी बार आई, अब यह जगह किसी और को नहीं निकलेगी। उसके बाद सन्नाटा था, लेकिन वो सुकून वाला सन्नाटा। आज भी मैं लिखता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इंसाफ के लिए जिंदा रहती हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक कहीं भी कोई अधूरी चीख बाकी है, मेरी कलम चुप नहीं बैठेगी। क्या करना होगा? बूढ़े ने आसमान की ओर देखा, जैसे जवाब वहां लिखा हो। फिर बोला, हवेली को सिर्फ जलाने से कुछ नहीं होगा। नीचे जो तांत्रिक चक्र बना है उसे तोड़ना पड़ेगा, वरना आत्माएं भटकती रहेंगी और ठाकुर मरकर भी चैन नहीं पाएगा। विक्रम ने घबरा कर कहा, वो चक्र कैसे टूटेगा? बूढ़ा धीरे से बोला, उसी खून से जो वहां बहाया गया था, लेकिन अब बलि नहीं, स्वीकारोक्ति चाहिए। सच को सबके सामने लाना होगा। हर नाम, हर चेहरा,
हर गुनाह, ताकि डर नहीं बल्कि इंसाफ उस जगह को बांध दे। तभी जमीन शुद्ध होगी, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। मैं समझ गया, यह लड़ाई अब सिर्फ पुलिस या आग से नहीं जीती जा सकती थी। यह लड़ाई कहानी, सबूत और सच से लड़ी जानी थी। उसी पल हवा चली और मुझे लगा जैसे कई हाथ मेरे कंधे पर आकर रुक गए हों। कोई दबाव नहीं था, बस एक भरोसा। रेखा की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन साफ, मत रुकना। सरिता की फुसफुसाहट जुड़ी, अब पीछे मत देखना। मैंने गहरी सांस ली, विक्रम की तरफ देखा और कहा, यह सब दुनिया को जानना ही होगा, चाहे इसके बाद मेरे लिए कुछ भी ना बचे। बूढ़ा उठा और जाते जाते बोला, याद रखना बेटा, तंत्र डर से चलता है और सच से टूटता है। वह पीपल के पेड़ के पीछे गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन उसके शब्द मेरे भीतर धंस चुके थे। उसी दिन मैंने तय किया, यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बनेगी, यह एक गवाही होगी उन सब की जो चीख नहीं पाए, जिनकी फाइलें बंद कर दी गईं, जिनके नाम मिट्टी में दबा दिए गए। मैं जानता था रास्ता खतरनाक है, क्योंकि जब सच बाहर आता है तो परछाइयां सबसे पहले हमला करती हैं। और मुझे यह भी पता था, अगली रात मैं फिर उस हवेली में लौटूंगा, क्योंकि कुछ अधूरा अभी भी मुझे वहां बुला रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। उंगलियों से वो शब्द छुए तो ठंड सी रीढ़ में उतर गई। यह स्याही नहीं थी, यह राख और खून का मिला जुला निशान था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि नरेश की गिरफ्तारी और हवेली का गिरना अंत नहीं था, बस एक परत हटी थी। असली जड़ अभी भी जमीन के नीचे सांस ले रही थी। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, तू भी देख रहा है ना? मैंने सिर हिलाया और जैसे ही हमने नजरें उठाईं, कमरे की दीवार पर एक एक कर नाम उभरने लगे। रेखा, सरिता, पूजा, मीनाक्षी। लेकिन इस बार आखिरी में एक नया नाम था, अनामिका। मेरे हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। यही नाम उस पत्रकार का था जिसने मामला उजागर किया था। तभी हवा में वही भारी सर्द आवाज गूंजी जो पहले मेरे मोबाइल में आई थी, तुमने मेरे शिष्य को छीन लिया, मेरी जमीन जला दी, पर जो बीज मैंने बोया है वो अब लोगों के अंदर है, डर में, लालच में, आस्था के नाम पर। मैं समझ गया, ये किसी एक आदमी या आत्मा की बात नहीं थी, ये उस तंत्र की बात थी जो इंसानों की कमजोरी से ताकत पाता है। दरवाजे पर बूढ़ा पुजारी आ खड़ा हुआ, आंखों में आंसू और आवाज कांपती हुई बोला, मैंने सच छुपाया था बेटा, सिर्फ ठाकुर और नरेश नहीं थे, ऐसे और भी थे, अलग अलग गांवों में, अलग अलग नामों से। मैंने डर के मारे चुप्पी साध ली, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। मैंने तय कर लिया कि अब यह कहानी किताब या खबर तक सीमित नहीं रहेगी, यह एक सिलसिला बनेगी। हर उस जगह तक जाएगी जहां डर के नाम पर बलि दी जाती है, जहां औरतों की चीखों को चुप करा दिया जाता है। अगली सुबह मैंने अनामिका को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, जो तुमने शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसने कहा, मुझे पता था। कॉल कट हुई और खिड़की के बाहर हल्की सी हवा चली। मुझे लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा है। कोई डर नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही थी, यह उन सब की आवाज थी जिन्हें कभी बोलने नहीं दिया गया। और मुझे पता था, जब तक आखिरी काला धागा नहीं टूटेगा, यह आवाजें मुझे चैन से सोने नहीं देंगी। हम उस चुपचाप समाधि के पास बैठकर एक दिया जलाते हैं, कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं और फिर बिना पीछे देखे लौट आते हैं। उन 7 दिनों में गांव में सचमुच अजीब सी शांति थी। न कोई सपना, न कोई साया, न हवा में फुसफुसाहट, जैसे धरती ने पहली बार गहरी सांस ली हो। 7वें दिन जब आखिरी दिया जलाया तो विक्रम ने धीमे से कहा, लगता है अब सब खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं बोला, बस समाधि की मिट्टी को देखा जो पहले से ज्यादा समतल और ठंडी लग रही थी। उसी रात हम गांव छोड़ने वाले थे। सामान जीप में रखा जा चुका था। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। धीमी सी सांसों की आवाज और फिर एक साथ कई औरतों की फुसफुसाहट। अब हम दिखेंगे नहीं, अब हम डराएंगे नहीं, अब हम बस याद रहेंगे। रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी, जैसे कोई लंबी लड़ाई खत्म हुई हो। हम बिना कुछ बोले गांव से निकल गए। रास्ते में वो अधजला पीपल का पेड़ फिर दिखा,
लेकिन इस बार उसकी डालियों पर नई कोपलें थीं, हरी और जिंदा। महीनों बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। लिखना फिर शुरू किया, पर इस बार डर के लिए नहीं, सच के लिए। मैंने हर नाम लिखा, सरिता, रेखा, पूजा, मीनाक्षी, पूनम, और वो सब जिनके नाम कभी फाइलों में दर्ज नहीं हुए। किताब छपी तो लोगों ने कहा ये कहानी बहुत डरावनी है। मैंने बस इतना सोचा, काश ये सिर्फ कहानी होती। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं लिखते लिखते रुक जाता हूं, खिड़की के बाहर हवा चलती है और मुझे लगता है कोई देख रहा है, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं वो साए नहीं है, वो गवाह हैं। और जब तक कोई उनकी कहानी कहता रहेगा, वो पूरी तरह मरेंगे भी नहीं और भटकेंगे भी नहीं। शांति सी लगती थी वहां। 7वें दिन आखिरी बार दीपक जलाया गया। हमने बाबा से विदा ली। विक्रम अपने गांव चला गया और मैं शहर लौट आया। अब सब कुछ सामान्य हो चला था। मैंने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। शहर में एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली, पर हर जब अकेले लेटता तो मन में वो गांव घूम जाता, वो हवेली, वो चुप्पी, वो आवाजें। पर अब डर नहीं था, बस यादें थीं। एक दिन फोन आया विक्रम का, भाई सब कुछ ठीक है, पर बाबा अब नहीं रहे। मैं कुछ पल चुप रहा, शायद उनका काम पूरा हो गया था। ने बस इतना कहा। कुछ हफ्ते बाद मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला, बिना नाम का। बस उस पर लिखा था, जो कहानी तुमने जानी वो अब औरों तक पहुंचे, क्योंकि कई आत्माएं सिर्फ सुने जाने से मुक्त होती हैं। एक भटकी आत्मा शरीर में सिहरन तोड़ गई। शायद वो पूनम का ही संदेश था, या शायद उन सब का जिनकी आवाजें कभी सुनी ही नहीं गई। उस रात पहली बार मैंने खुद को रिकॉर्ड करते हुए यह कहानी बोलनी शुरू की। जैसे जैसे बोलता गया, सब आंखों के सामने फिर से आने लगा। और आज जब यह पूरा कर रहा हूं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता, कभी कभी वो उजाले में भी छुपा होता है। बस आवाजों के पीछे, बस चुप्पियों के बीच। कहानी पूरी हो चुकी है, पर अगर कभी किसी अकेले रास्ते पर आपको कोई नाम पुकारे या कोई कहे मुझे भी सुन लो, तो बस रुक जाना, क्योंकि शायद कोई आज भी मुक्ति की राह में किसी कमलेश का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी ने आपको जरा सा भी डराया या आखिरी तक बांधे रखा तो एक लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर के साथ।